मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। सबसे पहले पोस्टेट नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में उसके में कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, बायोट एंड सेवर्स। इन्होंने स्टडी किया और फाइनली एक लॉ दिया जिसको हम लोग बायोट सेवर्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो मतलब हम शुरुआत करेंगे बायोट सेवर्स लॉ। बायोट सेवर्स लॉ, इन्होंने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। और उन लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना जरूरी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल का प्रयोग कर सकते हैं या पेज रूल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका है राइट हैंड पाम रूल का प्रयोग। ठीक है, तो पहले हम ये बता रहे हैं कि राइट हैंड पाम रूल से कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अगर वो देखना है तो सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा थंब होगा वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और जो फिंगर्स होते हैं उस पॉइंट की तरफ रखना होता है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा पाम के परपेंडिकुलर पुश करने की डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पर है तो हम ये ऐसे रखेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड हो जाए क्योंकि पाम हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर यही पॉइंट हमें इस पॉइंट पर मात्र फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा कि करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा ये पॉइंट को। तो यहाँ पर पाम हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल जो होता है सबसे इजी तरीका होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके डायरेक्शन को फाइंड करना। ठीक, अब हम बायो सेवर्स लॉ की तरफ फिर से चलते हैं। तो बायो सेवर्स ने बताया कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे छोटा सा एलिमेंट ले लें तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में बताया था कि टोटल कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उसके लिए हम लोग इंटीग्रेट कर लो कि हमारे पास तरीका है। जैसे सपोज कर लो ये हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, बायो सेवर्स ने जो सुझाव दिया उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा एलिमेंट हम लेंगे, बहुत छोटा सा एलिमेंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, डीएल से इंडिकेट करेंगे और उसमें करंट तो एक डायरेक्शन तो यही होगा, करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है। सपोज कभी इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई है। ठीक है, और इसके कारण यहाँ एक पॉइंट हम P कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है और इंटेंसिटी कितनी होगी। तो डायरेक्शन को हम लोग ऐसे कर लेंगे, मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। जैसा कि हमने राइट हैंड पाम रूल में बताया था कि करंट डायरेक्शन करेगा, इधर पॉइंट है उधर
फील्ड इसको पुश करने के डायरेक्शन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट को एलिमेंट से ज्वाइन कर दे और हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द पॉइंट है वो r है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एलिमेंट वो r। एंगल बिटवीन द एलिमेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर IDL इसको वेक्टर क्वांटिटी मानकर चलते हैं, इसको करंट एलिमेंट कहते हैं, तो IDL अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर एक ही साथ हो जाएगा, किसका, पॉइंट P का। ठीक है, इनके बीच का एंगल हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि थीटा, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग टू द एलिमेंट एंड द पॉइंट जो है वो थीटा है, हमने ऐसा कंसीडर किया। तो बायो सेवर्ट्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पॉइंट P पर, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट भी है, स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। और वेरी स्मॉल इसका क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, dB, जैसे dx dy, ऐसे यहाँ पर dB हो जाएगा। अब ये जो होगा अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, dB जो होगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dB। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द एलिमेंट ऑफ द करंट करेंट कंडक्टर जो होगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। क्लियर। फिर उन्होंने कहा कि ये जो dB होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट होगा, इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर दैट इज I, and dB is also be directly proportional to the sine of that angle between the element, current element and the line joining to the element and the point, मतलब थीटा, sin theta, dB is directly proportional to sin theta, and this magnetic field, the magnetic field produced into this element जो होता है that is inversely proportional to the square of distance between the एलिमेंट एंड द पॉइंट, मतलब r की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हो जाएगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चार चीजों पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है ना, और उन चारों को अगर हम एक साथ लाएंगे ये क्या हो जाएगा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin theta upon r square। Magnetic field produced by the element of a current conductor directly proportional to the IDL sin theta upon r square। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये हमारा करंट कंडक्टर फ्री स्पेस में रखा गया है, पहले से यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो k है, तो ये हट करके हमारा आ जाएगा IDL sin theta upon r square। If this conductor is kept in free space, ठीक है, अगर ये फ्री स्पेस में रखा गया है तो स्पेस में ये k की वैल्यू k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई k इक्वल। ठीक है, और इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। k इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और ये जो म्यू नॉट होता है इसको हम परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम आप फ्री स्पेस में, ठीक है, और इसकी वैल्यू अब 4 पाई न्यूटन cos -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।
ये वैल्यू होती है, लेकिन ये तभी होगा जब हमारा कंडक्टर फ्री स्पेस में होगा। अदरवाइज इसी की जगह पर हम म्यू को अपान 4 पाई रखेंगे, अगर किसी दूसरे मीडियम में रखा गया होगा, और म्यू क्या होगा उस मीडियम की क्वांटिटी। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो डी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब अगर हमें टोटल कंडक्टर के कारण मैंने फाइंड करनी है, किसी को उठा कर लेते हैं। ठीक है, तब into whole conductor magnetic field at T अगर हमें फाइंड करना है तो इसको क्या करेंगे, D इक्वल टू इंटीग्रेट कर दें म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और ये लिमिट जो होगी तो टोटल लेंथ होल लेंथ ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के प्रोडक्ट से अगर एक वेक्टर मिलता है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर दो वेक्टर कौन कौन सा होगा, क्योंकि डी को हमारा इसके रिजल्ट से मिल रहा है, और डी जो है वैल्यू वेक्टर क्वांटिटी, तो कौन सा दो वेक्टर है जिसके प्रोडक्ट से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। क्योंकि हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि गाइरो-सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में, तो हमें जानना पड़ेगा कौन सा दो वेक्टर है जिसके क्रॉस प्रोडक्ट से फील्ड हो रहा है। यहाँ पर एक वेक्टर को अभी हमने क्या करते हैं कि आईडियल होता है, इसको करंट एलिमेंट कहते हैं, फिर भी द वेक्टर फॉर्म। आईडियल एक एलिमेंट हो गया, एक वेक्टर हो गया। दूसरा है कि आर है, ये आर क्या रिप्रेजेंट करा, पोजीशन वेक्टर। आप यहाँ पर हमने आर स्क्वायर लिखा है कि रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड नॉट रिप्रेजेंट द वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम इसी मतलब आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप ले तो बी इज इक्वल टू विद डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू इसी लिखेंगे डी बी का, तो बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे, इससे जरूरत होगी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आर कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस डिस्टेंस between the element and the point। आई डी एल ये वेक्टर हो जाएगा, और क्या मतलब यहाँ पर अगर हम इस फॉर्म में देखें तो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यूज किया है कि साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर ए होता है, ए बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड साइन थीटा जो होगा दैट इज द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सेम चीज यहाँ पर भी है, एक वेक्टर ये है जिसका मैग्नीट्यूड आइडियल होगा, दूसरा वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर आर कैप हो गया, और इसके बीच का एंगल थीटा इसका साइन। अब इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में इसी चीज को लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, इस क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है इनटू यूनिट वेक्टर आर है और आर स्क्वायर। ठीक है, या हम इसी को अगर हम वेक्टर आर लिखना चाहें तो इसको हमें एप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू क्या होता है, आर कैप इज इक्वल टू होगा वेक्टर आर मान मॉड ऑफ आर। तो इसी को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल
क्रॉस वेक्टर आर, अब क्या हो जाएंगे, हम मिल करके बन जाएंगे आर। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आशा करते हैं बायो सेवर्ट लॉ हम लोग को समझ आया होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है और इसका एप्लीकेशन भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग को इसका एप्लीकेशन बताएंगे। थैंक यू।